गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन और यूपी पीजीटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि बेस्ड होंगे फिजिकल केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के चैप्टर पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए वन डायमेंशनल क्रिस्टल ऑफ लैटिस डायमेंशन ए इज मेटेलिक if the structure is distorted in such a way that the lattice dimension is enhanced to 2a। इसका मतलब क्या हुआ? ये कहते हैं कि इनके पास एक कोई लैटिस है, इस तरीके का, ऐसा है, इस तरीके का कोई क्रिस्टल है, और इसका जो लैटिस डायमेंशन है ये a है, और कहते हैं अगर ये a से बढ़ा करके 2a कर दिया जाए तो द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर रिमेन्स अनचेंज। ऐसा कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर तो चेंज होना ही होना है। द विड्थ ऑफ कंडक्शन बैंड डिक्रीजेज एंड ये बैंड गैप इज जनरेटेड। तो कंडक्शन बैंड जो होता है उसका विड्थ क्या होता है? लैटिस डायमेंशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस बात को याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब ये लैटिस डायमेंशन बढ़ेगा तो विड्थ ऑफ कंडक्शन बैंड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये कह रहे हैं द विड्थ ऑफ कंडक्शन बैंड डिक्रीजेज एंड ये बैंड गैप इज जनरेटेड। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनाने हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पीजीटी में भी आ चुका है, सीएसआईआर में भी आ चुका है, और हायर एजुकेशन कमीशन में भी आने के इसके पूरे चांस हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे होते हैं? ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिए। द वैल्यू ऑफ D11 इन ए क्यूब क्रिस्टल्स। ये D11 क्या है? एक तरीके से मिलर इंडिसेस, एक तरीके से वो है डिस्टेंस है आपका ओरिजिन से परपेंडिकुलर। क्यूबिक क्रिस्टल इज इतना दिया गया है। द वैल्यूज ऑफ D33 पूछा गया है। अब जब ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए जिसमें देखिए ये जो D33 है आपके पास, ध्यान से देखिएगा, D333 और D1111, इसमें एक बहुत बढ़िया सा रिलेशन है 3 का। किसका है? 3 का। तो कह रहा है कि द वैल्यूज ऑफ D11 कितना है? 325 है। तो वैल्यू ऑफ D33 कितना होगा ये आपको बताना है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं? सिंपली अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मैं इस पूरी वैल्यूज को 3 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा आराम से, है ना? कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हैं ये जो आपके पास आया है D इक्वल टू क्या होता है? A अपान अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। एच कितना है? 1 है, के कितना है? 1 है, एल कितना है? 1 है। तो A अपान रूट 3। तो यहां से A की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट 3। जब D33 के लिए निकालेंगे आप तो सिंपली यहां पर भी A आ जाएगा, A अपान दैट। तो A की वैल्यू पूरी आ चुकी है, अंडर रूट इतना, तो कितना हो गया? 27। अब इसे जब दोनों को सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 27 को, अंडर रूट 3 को, तो अंडर रूट 27 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? तो लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। यहां से 3 बाहर हो जाएगा तो अंडर रूट, यहां से अंडर रूट 3 रह जाएगा आपके पास। ऐसे कर सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब कि अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि ये वैल्यूज दी गई हो और ये पूछा जाए तो जितने का फैक्टर उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 325.6/3 कर देंगे तो आ जाएगा 108.5। ये आंसर है। तो अब इसे करने में कितना टाइम लगेगा आपको? मुश्किल से 30 सेकेंड लगेगा अगर आप पढ़ के गए हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन में बहुत आसानी से पूछा जा सकता है। करेक्ट कंसीडर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होज E इक्वल टू 0। कंडक्शन बैंड की एनर्जी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ED कितना है? -1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। ये क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप दिया गया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। फिर कहता है कि नहीं 1.99 है, ये भी इंडिपेंडेंट है। फिर कहता है 1.99 है लेकिन इंक्रीज करता है टुवर्ड्स 2 विद द इंक्रीज ऑफ T। और डी में कहता है ये वैल्यू कितनी 1.99 एंड डिक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब इसको हमें देखना है कि कैसे सही हो रहा है हमारा। तो देखिए ये है नीचे बैलेंस बैंड, उसकी एनर्जी 0 है। उसके ऊपर क्या है? डिफ्यूजन बैंड आपके पास 1.98। फिर ये फॉरबिडन एनर्जी गैप 1.99 है, फिर 1 पॉइंट कंडक्शन बैंड आ जाता है 2 वोल्ट पे। T इक्वल टू 0 पर इसकी जो वैल्यूज होती है किसकी? फॉरबिडन एनर्जी गैप की होती क्या? अब देखिए कितना सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो आप गलत कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? कंडक्शन बैंड प्लस डिफ्यूजन बैंड। ये देखिए दोनों के बीच में ही तो आ रहा है, तो कंडक्शन बैंड इसको जोड़ दे बाई 2 कर दे तो ये आ जाएगा आपका। तो सिंपली आपके फॉरबिडन एनर्जी गैप की एनर्जी आ जाएगी, है ना? तो जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या बनता है? फॉर फर्मी लेवल लाइज एग्जैक्टली हाफ एनी बिटवीन द बॉटम और कंडक्शन बैंड एंड द डोनर लेवल।
बट एज टेम्परेचर इज इंक्रीज फर्मी लेवल क्या हो जाता है, ड्रॉप कर जाता है। तो इन दोनों से हम सॉल्व करके क्या आंसर मिलेगा, डी मिलेगा। अगला है कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन एन एलिमेंट पैक्ड इन ए एफसीसी। अभी इससे आसान तो क्वेश्चन को ये तो टीजीटी में भी पूछ सकता आपसे, पीजीटी में तो बहुत बार पूछा गया है, हायर एजुकेशन कमीशन में भी पूछा गया, लास्ट टाइम वाले में पूछा गया यूपीएससी में एनएससीएल का स्ट्रक्चर्स, जो इसके पहले वाला उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन का पेपर हुआ था। तो एफसीसी का मतलब क्या होता है, एफसीसी का सिंपल सा मतलब होता है कि पार्टिकल कॉर्नर पे जाएंगे और पार्टिकल फेस पर जाएंगे। कॉर्नर पे जाएंगे 8, इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8। फेस पर कितने जाएंगे 6, इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 4। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी 4। आता था स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द टेट्राहेड्रल होल्स आर ऑक्युपाइड इन एफसीसी लैटिस इज ऑफ द टाइप, किसके तरीके का होगा। तो बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को हमें समझना है कि ये NaCl टाइप का होगा क्या, CaCl टाइप का होगा क्या, CF2 टाइप का होगा क्या, या ZnS टाइप का होगा। तो अब देखिए क्या होता है, अगर हम ऐसे कर लें कि इफ द नंबर ऑफ CCP Bn, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे कर देते हैं कि CCP कितना होगा हमारा एक्चुअली में 4 होगा, इससे कितने नंबर बनते हैं 4 बनते भी देख लिया आपने। तो जितना n जितना बनता उसका डबल हो जाता है टेट्राहेड्रल वाइट, कितना हो जाएगा 8 टेट्राहेड्रल वाइट बनेंगे। तो इस हिसाब से अगर आपके पास इसमें से देखिए दोनों बराबर हैं तो आंसर नहीं होगा, ये भी बराबर है। तो यही एक है जो 1:2 का रेशियो है, तो ये आपका सी इज द राइट आंसर। ऐसे करना होता है क्वेश्चन आपको। अगला है द लैटिस पैरामीटर ऑफ एन एलिमेंट स्टेबलाइज इन ये एफसीसी स्ट्रक्चर इज 4.04 एंगस्ट्रॉम। द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इज पूछा गया है। अब देखिए गिवन क्या है, आपको पैरामीटर दिया, ए की वैल्यू दे दी गई है, रेडियस निकालना है, किस में निकालना है जी एफसीसी में। तो एफसीसी का आपके पास रिलेशन बहुत शानदार ट्रिक होती है इसके लिए। डर क्या होता है, डर शाहरुख खान की मूवी थी डर, DAR, यहां से निकाल सकते हैं आप बहुत सिंपली, है ना। तो जब आप एफसीसी की बात करेंगे, एससीसी की बात करेंगे तो सिंपल यही हो जाएगा आपका कि D/2 = A = VR, ऐसा हो जाएगा, राइट। यहां से लेकिन जब एफसीसी की बात करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारा R = B या A = B 2√2R। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं सब रिलेशन हम लोग। तो ये जैसे रिलेशन पता लगा, हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, आंसर आ गया। द वेवलेंथ एंड स्पेक्ट्रल रीजन फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अक्रॉस द बैंड गैप इज ए सेमी कंडक्टर। अब देखिए वैल्यूज दे दी गई है आपको, H की वैल्यू दी गई है, C की वैल्यू दे दी गई। अब ये कैलकुलेशन है, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो हायर एजुकेशन कमीशन में ही आएगा, है ना, क्योंकि इस बार पेपर थोड़े से टफ बनने के चांसेस भी हैं। वैसे पेपर लगभग बन चुके होंगे क्योंकि पेपर आपका जनवरी में होना ही होना है, ऐसा गवर्नमेंट की मंशा है। तो ई जो देखो कितना सिंपल फार्मूला, क्लास 11th का प्लांक का रूल आप समझते हैं, E = hc/λ, लैम्डा = क्या होगा hc/E। H की वैल्यू दे दी गई है, C की वैल्यू दे दी गई है और E की वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है। सबको पुट कर दिया तो इतना नैनोमीटर्स आ गया। अब ये नैनोमीटर्स है तो ये नैनोमीटर किस रीजन में आएगा, ये आपको स्पेक्ट्रा से आनी चाहिए। इसका मतलब पीजीटी में भी बहुत आराम से पूछा जाएगा, इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं, दिखने में टिपिकल लग रहा है ना। तो हमें वो रेंज पता होना चाहिए था कि कौन सा लाइट किस रीजन में आएगा, उसका वेवलेंथ किस रीजन में आएगा। तो 1003 नैनोमीटर है, इसका मतलब किस में हो जाएगा, ये IR रीजन में आएगा। तो अगर IR रीजन में आएगा तो ऑप्शन में कौन सा आएगा, B ऑप्शन हो गया सिंपली, और वैल्यूज भी मैच कर रही है हमारी। अगला क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स रिप्रेजेंटेड बाय द मिलर इंडिसेज HKL 110 11 की प्लेन का फार्मूला क्या होता है, cos θ = B H1H2 + K1K2 + L1L2 अपान √H1² + K1² + L1² इंटू √H2² + K2² + L2²। इस वैल्यू को पुट करना होता है। देखिए H1 की वैल्यू कितनी है 1, H2 की वैल्यू कितनी है 1, K1 की वैल्यू कितनी है 1, K2 की वैल्यू कितनी है 1 और L1 की वैल्यू कितनी 0। तो ए वाला टर्म तो 0 जहां से मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा। ऐसे पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा और ये जो वैल्यूज होगी cos θ की कितनी आएगी, इतना। तो θ = कितना आ जाएगा, सिंपल इतना। ये क्वेश्चन गेट में आएगा या जहां पर भी आपके दिए जाएंगे। अगर आपके हायर एजुकेशन कमीशन में आ गया तो cos θ की वैल्यू पुट कर देगा उसमें। ए मेटल क्रिस्टलाइजेज इन FCC स्ट्रक्चर्स विद ए यूनिट सेल साइज ऑफ 500 पिकोमीटर्स। इफ द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज इतना
द मोलर मास ऑफ द मेटल इज, तो आपको जमुना याद होना चाहिए। क्या आना चाहिए? जमुना। एक फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू बी जेड एम एन ए इंटू ए का होल क्यूब। जेड की वैल्यू एफसीसी के लिए कितनी आती है? 4 होती है ना। अब इसने पूछा द मोलर मास ये चाहिए हमें और डेंसिटी दे दी गई है, तो इन सबको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे हमने करा इसमें, तो कितना आ गया? 25 मॉलिक्यूलर मास। तो 25 इज द राइट आंसर। आपको थोड़े बहुत कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी पूछे या कई बार फार्मूला पूछ लेगा। द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए सिंपल क्यूबिक लैटिस इज, एससीसी का पैकिंग फ्रैक्शन पूछा गया है। एससीसी का लीस्ट होता है 0.52, ठीक है। तो आंसर भी दे दिया 0.52, सिंपली देख लीजिए। अब आता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पूछने के पूरे चांसेस है। क्रिस्टल्स ए डिफ्रैक्ट फ्रॉम 111 एंड 200 प्लेन्स बट नॉट फ्रॉम द 110 प्लेन। ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि सिलेक्शन रूल का क्वेश्चन भी तरीके हो जाता है जब आप XRD पढ़ते हैं, और ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में है। वाइल द क्रिस्टल बी डिफ्रैक्ट फ्रॉम द 110 एंड 200 प्लेन्स बट नॉट फ्रॉम द 11। ये देखिए 3 प्लेन है, 111, 200, 110। इनमें से जो पहला आपका है वो डिफ्रैक्ट करता है, जो क्रिस्टल ए है इन दोनों से करता है, इससे नहीं करता है। और जो क्रिस्टल बी है वो इससे करता है, इससे नहीं करता है। फ्रॉम द अबव बी में कंक्लूडेड डेट। अब देखिए क्या कंक्लूड कराएंगे। अब इसका बहुत थंब रूल होता है, बहुत आसान सा रूल होता है। देखो कह रहा है ए हैज एफसीसी लैटिस वाइल बी हैज बीसीसी लैटिस। फिर कहता है ए हैज बीसीसी लैटिस वाइल बी हैज एफसीसी लैटिस। अभी आपको दिखने में टिपिकल लग रहा है, आपको ये 4 पॉइंट याद हो तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। बी नो डेट सिलेक्शन रूल फॉर अलाउड रिफ्लेक्शन फॉर बीसीसी एंड एफसीसी लैटिस। अगर बीसीसी लैटिस है तो H प्लस के प्लस एल शुड बी इवन होगा। अगर एफसीसी लैटिस होगा तो ऑल आइदर इवन होगा या तो ऑड होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से पहला देखिए जिससे डिफ्रैक्ट हो रहा है 111, ये तीनों ऑड है ना, तीनों क्या है? ऑड है। और ये भी तीनों क्या है? इवन है। और जो आपके पास बीसीसी लैटिस है उसमें तीनों को जोड़िए, जोड़ लीजिए आप, 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये भी 2 क्या हो गया? ये भी आपका इवन है। तो इस हिसाब से जो बी वाला है वो क्या हो गया? बीसीसी हो गया, और ए वाला क्या हो गया? एफसीसी। सिंपल सी बात करनी है। द कोऑर्डिनेट फॉर द एटम्स इन ये बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए क्या करना है, ये आपके पास बॉडी सेंटर यूनिट सेल है, इसको बताना है कि इसका कौन सा कोऑर्डिनेट बनेगा। तो मान लीजिए आपको कौन सा बताना है, ऐसा देखिए द कोऑर्डिनेट फॉर द एटम इन ये बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल आर। तो मान लीजिए यहाँ पे एक एटम बॉडी पर होगा और एक यहाँ पर होगा। तो अगर मान लीजिए हम इसको 0 0 मान लेते हैं, ओरिजिन को, एक को हम 0 0 मान लेते हैं, तो दूसरा कहाँ कितनी दूरी पर आएगा इसे देखना होता है। तो इसको देखना बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। कहीं से भी जो आपके पास पॉइंट होता है ये, ठीक है, कौन सा? जो इसके बॉडी सेंटर पर है, जो बॉडी सेंटर पे पॉइंट होगा वो उसको ये पूरा डिस्टेंस अगर वो a मानते हैं तो a/2 पर पड़ेगा। कितने पड़ेगा? a/2 पे पड़ेगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 0, a/2 एंड 0, तीनों पॉइंट x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। इसमें 1 पार्टिकल एट द ओरिजिन मान लीजिए एंड सेकेंड एट द बॉडी सेंटर, तो अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा इसका आंसर बनेगा बी। क्या बनेगा? बी बनेगा। इसमें सी गलत दे दिए, बी होगा। द इंटरप्लेनर डिस्टेंस a0 फॉर ए 100 प्लेन इन ए क्यूबिक स्ट्रक्चर विद द लैटिस पैरामीटर ऑफ 4 a0 इच। देखो क्या है, d इक्वल टू क्या होता है? a/, अब ये 100 दिया, h की वैल्यू 1 और बाकी 0 0 हो गया, तो कितना हो गया? 4 हो गया आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। ब्रेक किससे क्वेश्चन ना ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तो ब्रेक इक्वेशन रट लो, सभी लोग रट लो, अभी रट लो। ब्रेक ने क्या कहा है? 2d sin थीटा इज इक्वल टू वी एन लेमडा। ये क्वेश्चन आना है कंफर्म। ब्रेक को पढ़ के जाइएगा अगर आप चाहते हैं कि श्योर सिलेक्शन हो। तो ब्रेक ने कहा है कि ये प्लेन ऑफ स्पेसिंग d, सो फर्स्ट ऑर्डर ब्रेक इक्वेशन, ये प्लेन ऑफ स्पेसिंग 2d क्या करेगा, है ना। तो देखो भैया ब्रेक इक्वेशन क्या होता है? 2d sin थीटा इक्वल टू लेमडा। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो d इक्वल टू क्या हो गया? लेमडा अपॉन d sin थीटा, 2 sin थीटा। अगर स्पेसिंग आप 2d कर दोगे तो d की जगह पे 2d हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली sin थीटा बाई 2। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स sin थीटा बाई 2, आंसर हो जाएगा आपका। व्हेन फ्रेंकल डिफेक्ट से क्वेश्चन है भी नहीं हो सकता। इसमें एक AGVR होता है जो दोनों देता, फ्रेंकल भी देता और सर्ट की देता। तो डिफेक्ट जरूर पढ़ना है आपको,
ठीक है, फ्रेंकल सॉर्ट की ये इनके एग्जाम्पल। व्हेन द फ्रेंकल डिफेक्ट आर क्रिएटेड इन एन अदरवाइज परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल्स द डेंसिटी ऑफ द आयनिक क्रिस्टल। तो देखिए जब फ्रेंकल डिफेक्ट होता है जनरली, तो जो डिफेक्ट की वजह से आयन इधर उधर जाते भी हैं तो आयन बाहर नहीं जाते हैं। देखिए ऐसे होता है, ये यहाँ पे प्लस होना था तो ये प्लस यहाँ से छोड़ करके यहाँ चला जाता है, माइनस यहाँ होना था यहाँ चला आता है। तो इससे तो ओवरऑल ये कहीं नहीं जाते हैं, इस नाते नंबर ऑफ मिसिंग आयन कैटायन और एनायन बराबर हो जाते एक तरीके से। इस नाते इसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, तो डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज। जो आपका शॉर्ट की होता है उसमें डिक्रीज कर जाती है। एक कंपाउंड ऑफ मास m एंड x, ठीक है, ये कंपाउंड एक m है और एक दो एटम्स हैं, हैज ए क्यूबिक यूनिट सेल। m एटम्स आर एट द कॉर्नर्स, तो m जा रहा है कॉर्नर पे, अगर कॉर्नर पे गया, एंड बॉडी सेंटर पोजीशन, तो अगर m कॉर्नर पे जाएगा तो 1/8 मतलब 1 हो जाएगा, और बॉडी पे जाएगा तो बॉडी 1 होता तो 1, 2 हो गया। m की वैल्यू कितनी हो गई 2, और x जाता है FCC पे तो x की वैल्यू कितनी होगी 4। तो m को लगाओ 2 और x को लगाओ 4, कौन सा ऑप्शन बनेगा, कौन सा बनेगा जी, 2 से डिवाइड कर लो तो m x 2 है कोई ऑप्शन, b इज द राइट। m एक सेकंड फेस सेंटर, अच्छा फेस सेंटर पे जा रहा है, FCC नहीं फेस सेंटर पे जा रहा है। तो जो फेस सेंटर होते हैं वो कितने होते हैं 6, तो 6 × 1/2 3 हो गया जी, तो हो जाएगा m2x3, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है द एंगल एट विच द फर्स्ट ऑर्डर ब्रेक डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व फ्रॉम इतना प्लेन इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ साइड इतना व्हेन क्रोमियम के रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना इज यूज्ड। अब देखिए 2d sin थीटा, ये सब भूल जाओ क्या बोल रहा है, सिंपल ब्रेक क्वेश्चन लगाइए। तो यहाँ से हमें थीटा निकालना है जी, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम फार्मूले में रख दीजिए, सब वैल्यू दे दी गई, आ जाएगा कितना 30 डिग्री। कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोथ NaCl एंड KCl क्रिस्टलाइज विद द FCC स्ट्रक्चर, हाउएवर द एक्सरे पाउडर डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ NaCl करस्पॉन्डिंग टू द FCC स्ट्रक्चर व्हेरेज द KCl करस्पॉन्ड टू द SCC स्ट्रक्चर। दिस इज बिकॉज, इसका आंसर है कि K प्लस एंड Cl माइनस आयन के आइसोलेक्टर। ये पूछा गया IIT गेट में भी पूछा गया, और ये 2014 के JRF के पेपर में भी पूछा गया। तो पूछा जाएगा KCl SCC स्ट्रक्चर क्यों शो करता है, तो आप ये आंसर बताएंगे। ठीक है, इस नाते इस पर इसका सबसे ज़्यादा रो निकालने के लिए आता है, क्योंकि इसका जो बेसिस सेट के हिसाब से हम ऐसे जब निकालेंगे तो इसके लिए Z की वैल्यू जो आनी चाहिए उससे अलग आ जाएगी। ठीक है, एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलोग्राफिक मॉडिफिकेशन विद द FCC एंड BCC स्ट्रक्चर, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द BCC एंड FCC क्या होगा। तो अब देखिए इधर रो FCC का होगा Zm/NB FCC हो जाएगा, और वो BCC के लिए इतना हो जाएगा। लेकिन जब FCC लिखेंगे तो Z की वैल्यू 4 हो जाएगा, और जब BCC लिखेंगे तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, उन दोनों को पुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा ये सिंपल सा। मेटेलिक गोल्ड क्रिस्टलाइज इन FCC स्ट्रक्चर विद द यूनिट सेल डायमेंशन ऑफ 4, A की वैल्यू 4 होगी। द एटॉमिक रेडियस ऑफ गोल्ड इज, तो R इक्वल टू क्या होता है A/2√2। फिर से वही बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हेन SI इज अडॉप्ट विद ये ग्रुप 5th एलिमेंट, मतलब डोप कर दिया गया सिलिकॉन में। जब देखिए सिंपल सा रूल में बताता हूँ, 5th ग्रुप में कौन आते हैं, नाइट्रोजन फैमिली है ना। ठीक है, तो जब इनको डोप करेंगे तो इनको डोप करने से डोनर लेवल्स आर क्रिएटेड क्लोज टू द कंडक्शन, तो ये डोनर होते ही हैं, इनसे डोनर लेवल क्रिएट होगा। जब बोरान फैमिली आएगा तो एक्सेप्टर लेवल आपका क्रिएट होगा, एक्सेप्टर लेवल जाएगा आपका क्लोज टू जो आपका बैलेंस बैंड है उधर चला जाएगा उल्टा। ये देख लीजिए आप, ये कंडक्शन बैंड के आस पास में डोनर बैंड क्रिएट हो जाएगा। द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ 110 प्लेन इन ए क्यूबिक यूनिट सेल विद द लैटिस पैरामीटर A इक्वल टू इतना दिया गया, तो A की वैल्यू अगर दी गई हो तो सिंपल वही लगाना DHKL। बहुत आसान क्वेश्चन है। 23 कंपाउंड है AXBY हैज ए क्यूबिक स्ट्रक्चर विद A आइटम्स ऑक्युपाइंग ऑल द कॉर्नर ऑफ द क्यूब as well as all the face center position, then B atoms occupy 4 tetrahedral wide. The values of X and Y respectively are, तो क्या हो जाएगा सिंपली देख लीजिए आप, कॉर्नर प्लस फेस नहीं, कॉर्नर होता है 8 × 1/8, फेस कितना होता है 6 × 1/2, 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, और B 4 आपका है ही ऑलरेडी, फुल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा 4 4। अगला एक्सरे डिफ्रैक्शन डज नॉट गिव एनी स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरली
उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन वाले जितने भी एस्पायरेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ये सब माने जाएंगे उसमें। भैया XRD जो होता है वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड के लिए होता है, बस इतना मान लीजिए। तो एमार्फस वाले के लिए यूज नहीं होगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं आज का। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली X एटम्स हैज ए क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, CCP है, लैब CC है, विद एक्सेस डिस्टेंस ऑफ 160 पिकोमीटर्स, assuming is to be a closed pack structure of hard sphere with radius equal to the half of the XX bond length, the number of atom in 1 centimeter cube would be, क्या होगा? तो D की वैल्यू दे दी गई है 160, तो d/2 इक्वल टू a/2√2 इक्वल टू ये FCC का स्ट्रक्चर रिलेशन होता है। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर a पता लग गया तो वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब हो जाता है ना। और जब आपके पास से सारी चीज़ें पता हो गई तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं कि टोटल एटम्स 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन द FCC सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर द सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेक्शन एंगल ऑफ ए बीम ऑफ एक्सरे। प्लेन दे दिया गया आप, तो अब इसके लिए अगर प्लेन दे दिया गया हो तो हमें निकालना है क्या, यूनिट सेल का लेंथ a निकालना है एक्चुअली में। तो 2 इंटू a अपॉन अंडर रूट दैट इंटू साइन थीटा को ये लगा दिया हमने ब्रेक इक्वेशन, a की वैल्यू सॉल्व कर ली यहाँ से, तो C आंसर आ गया। फॉर ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स द एंगल बिटवीन 201 एंड द XY प्लेन इज, तो देख लीजिए दो प्लेन दे दिए गए हैं आपके, तो यहाँ पे 201 एक तो प्लेन हो गया, XY प्लेन में आप निकाल लीजिए स्केल की वैल्यू कितनी होती है, तो 001 होगी, उन दोनों को रख दिया तो कितना आ गया 6.43। फॉर ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रेक्शन शोइंग इंटेंस रिफ्लेक्शन फॉर द एंगल θ1 एंड θ2 which are assigned to 101 and 11 planes respectively. The ratio sin θ1 साइड, तो देखिए अब एंगल का फॉर्मूला यहाँ पर भी लग जाएगा सिंपली, देखिए एंगल का फॉर्मूला लगा तो दोनों को डिवाइड कर दिया हमने। अगला इन ए क्यूबिक क्रिस्टल द प्लेन 100 इज इक्वली इंक्लाइन टू द प्लेन्स, तो आंसर क्या होगा, ये कह रहा है कि 010 एंड 011, फिर क्या है 010 110, तो कैसे निकालते हैं एंगल बिटवीन 100 एंड 0.010, इसको देखते हैं पहले 90 डिग्री हो जाएगा। और फिर एंगल बिटवीन 100 और 011 का निकालिए, अगर दोनों एंगल सेम आ रहा है इसका मतलब सेम तरीके से इंक्लाइन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला इसे आप अप्लाई करना है, वो ये बदल देगा और क्वेश्चन सेम रखेगा। फॉर ए सिंपल क्यूबिक लैटिस द रेशियो बिटवीन द यूनिट सेल लेंथ एंड द सेपरेशन ऑफ टू एडजेसेंट पैरेलल क्रिस्टल्स प्लेन्स कैन नॉट हैव ए वैल्यू ऑफ, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, DH के लिए इक्वल टू इतना होता, तो A/A कितना हो जाएगा दैट, है ना इतना। इससे सॉल्व कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा क्या आंसर बनेगा। ये इतना नहीं हो सकता जी, क्योंकि हमें वैल्यू दे दी गई है। अब अगला क्वेश्चन है क्या, ईच वायर्ड इन ए 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ऑफ सर्कल इज सराउंडेड बाई, देखिए हेक्सागोनल अगर आपके पास है तो एक जो वायर्ड है, ये वाला वायर्ड देखिए जो बीच में बन रहा है 3 से घिरा है ना, तो 3 सर्कल से घिरा हुआ है। The sin square theta value obtained from the X-ray powder diffraction pattern of a solid are 2x, 4x, 6x, 8x, where x is equal to be that. The wavelength of X-ray used to obtain the pattern is 1.54 angstrom. The unit cell and the unit cell length respectively are, क्या होगा, तो भैया साइन स्क्वायर थीटा इस एंगल पे निकाला गया है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे सिंपली, अप्लाई ब्रेक इक्वेशन, कितना आएगा 3.14। इसके आने से ही आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब C खत्म हो गया और D खत्म हो गया, और इसने आंसर दे भी दिया आपको, है ना, कि ये पैटर्न बता रहा है 2, 4, 6, 8 BCC पैटर्न पता लग गया, तो BCC सही होता, तो इसमें ऑप्शन बनता A और D, और जब हमने डिस्टेंस निकाला तो कितना हो गया 314, तो ऑप्शन क्या हो गया, A इज द क्लियर ऑप्शन। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे हमने कर लिए हैं लगभग, और सारे क्वेश्चंस आपके उसी लेवल के पूछे जा रहे हैं। अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लिया तो सॉलिड स्टेट के जो भी क्वेश्चन सारे एजुकेशन कमीशंस में आएंगे वो आपसे बनेंगे, जो PGT में आएंगे वो भी बनेंगे, और इवन गेट में भी बन जाएंगे आपके क्वेश्चन इससे। तो एक दो बार अब इस पूरी वीडियो को देख लेंगे, और ये जो क्वेश्चन पूछे गए इन्हीं क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स, ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के वीडियो बनाऊंगा, इसमें के इंपॉर्टेंट 30-35 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ऐसे भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के भी मिलेंगे। अगर आप इन्हें देखेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा,
और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने पढ़ा है वही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 बार उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन बहुत अच्छे नंबर के साथ निकाला है रिटन एग्जाम्स। MPPCS में भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स, हरियाणा PCS में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट में जितने भी रिटन एग्जाम्स थे मैंने सॉल्व करे इन्हीं टेक्निक से। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। UPPGT में तो 120 से भी ज़्यादा क्वेश्चन सही थे। तो आपको टेक्निक लगानी है कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिलेबस कवर करना है बस, उसके थियरी पोर्शंस और उन सिलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ना जो एग्जामिनर के पसंदीदा क्वेश्चंस हैं। अगर आप वो कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। उम्मीद है कि सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए।